उसके बाद एक एक्ट आया 1935 का एक्ट, स्टार मार्क 1935 का एक्ट। इट इज द सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें 1935 के एक्ट से भी ली है, जैसे कि आपको पता ही है क्या क्या कहा गया है 1935 के एक्ट में। अब देखिए इसमें आपको आज का इंडिया और ये जहां जो चीजें लिखे वो एकदम सिमिलर आसपास दिखेगा। सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि 1935 का जो एक्ट था इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ये 1935 में आया था। 1935 में आने के बाद ये बहुत लेंदी था। इसमें 321 सेक्शंस थे टोटल, बहुत ही लेंदी एक्ट है। यहाँ जो लिखे वो तो मेन पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए आपको पढ़ने हैं, बाकी इसको बहुत ही बड़ा एक एक्ट है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ जाइए ये। तो 1935 के एक्ट में उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। अब आज इंडिया फेडरेशन नहीं है, आज इंडिया एक यूनियन है। यहाँ पे इंडिया को फेडरेशन कहा गया था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन कहा गया। अब पूरे स्टेट्स मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे, जिस फेडरेशन को ऑल इंडिया फेडरेशन कहा जाएगा, जिसमें प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, है ना। तो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को मिलके ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। प्रिंसली स्टेट यानी कि आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको ये बता दूं। प्रिंसली स्टेट्स यानी वो स्टेट्स जहां पे राजा महाराजा ये लोग रूल करते थे, ब्रिटिश होने के बावजूद भी अपने डिसीजन खुद लेते थे, बट ब्रिटिश के अंडर खुद को समझ के ही काम करते थे। तो इसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। सो अभी सभी लोग प्रिंसली स्टेट में आ चुके हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि डायरकी, यहाँ पे जो डायरकी थी उसे एबॉलिश कर दिया गया। अब डायरकी आपको देखने मिल रही थी और डायरकी जो है ये एबॉलिश भी हो गई थी, एंड इट एबॉलिश द डायरकी। अब डायरकी क्या है ये आपको पता है? एक इसमें सिर्फ बता दीजिएगा डायरकी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? दो। वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट रिजर्व सब्जेक्ट। ये जो थे ये बंद कर दिए गए। अब बंद तो बंद कर दिए गए, बंद करने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि प्रोविंस में था, प्रोविंस में इसको एबॉलिश कर दिया गया। बट प्रोविंस में तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी थी। मैंने आपको बताया ना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जहां पे रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। रिजर्व सब्जेक्ट यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट पे आपको कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है ना, आप अपने मन से उस पर काम कर सकते हो। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस पे लाई गई, बट डायरकी उन्होंने कहा कि सेंटर पे लाएंगे, बट ये ऑपरेशन में आया ही नहीं कभी। डायरकी कभी आ ही नहीं सकी और दोनों जगह रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही रही। तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि एबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड ट्राइड टू इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर बट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन। ये बायकैमरलिज्म अब तक सेंटर में था, अब प्रोविंसेस में भी लाया गया। 11 में से टोटल 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म देखने मिला, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है। आज का आपका एक और टास्क लिखने के लिए एक चीज रखते चलिए अपने पास, कोई बुक। टास्क आपका ये है कि जो स्टेट्स है 6 स्टेट्स, उनके नाम आपको अच्छे से लिख के रखना है, जहां पे दो हाउसेस दिखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं जिस स्टेट से हूं वहां पे तो है, अब आपको अपने स्टेट में है या नहीं ये, प्लस कौन कौन से 6 स्टेट्स ऐसे जहां पे है, ये अच्छे से याद रखना है, अच्छे से लिख के रखना है। सो ये बायकैमरलिज्म 2 जगह देखने मिले। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा दिए गए, डिप्रेस्ड क्लासेस को यहां मिल गए, वुमेन को भी मिले और लेबर को भी मिले, वर्कर्स को भी यहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए थे। काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय 1858 एक्ट। सेक्रेटरी वॉज प्रोवाइड द टीम ऑफ एडवाइजर। पहले सेक्रेटरी के लिए एक काउंसिल बनाया गया था, मैंने आपको ये चीजें बताई भी थी 1958 के एक्ट में। उनका जो काउंसिल था इसको यहाँ एबॉलिश कर दिया गया। हमारी डिमांड थी कि हमें ऐसा काउंसिल नहीं होना, ये तो फालतू आप टाइम पास कर रहे हैं, वहां पे काउंसिल बताएगा, फिर यहाँ वाइस रॉय बताएंगे, वहां पे टाइम वेस्ट, यहाँ टाइम वेस्ट, तो काउंसिल बंद कर दो। सेक्रेटरी को इन्होंने बंद करा दिया काउंसिल, और सेक्रेटरी को एक एडवाइजर की टीम दे दी कि सेक्रेटरी को हेल्प करेंगे वो। फ्रेंचाइजी तो जो थी वो 10% से बढ़ा दी, 10% और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे हम कहेंगे कि वोट करने के अधिकार मिले, वोट करने के राइट्स मिले। और ये होने के साथ साथ इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि इंडिया को फेडरेशन कहा गया, पीपीएससी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 स्टेट से ज़्यादा के लिए। तीसरा फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट हमारे यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, ठीक है, क्योंकि फेडरेशन था। ऐसा यहाँ पे 1937 में फेडरल कोर्ट भी बनाया गया। इतनी सब चीजें हुई एंड इट क्रिएटेड फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। मैं आपको बता चुका हूँ फेडरल लिस्ट यानी इन्होंने पहले जैसे सेंट्रल लिस्ट बनाई थी, सेंटर की जो लिस्ट होगी उसमें सेंटर किस पे काम करेगा वो लिखेंगे, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस किस पे काम करेंगे वो लिखेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में ये लिखेंगे कि दोनों मिलके जो सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं वो सब्जेक्ट्स। ये 3 यहां लिस्ट बनाई गई। ये है आपका 1935 का एक्ट। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी चीजें है। ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं है, बट फेडरेशन जैसा ही यूनियन है जिसमें स्टेट्स हैं।
डायरकी नहीं है, तो ये भी आज हमें देखने मिलता है। सेंटर पे डायरकी, ये चीज़ें नहीं देखने मिलती हैं। बायकैमरलिज्म आज भी देखने मिलता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने नहीं मिलता है। रिजर्वेशन देखने मिलते हैं, और एससी वुमेन ये सब के लिए रिजर्वेशन। काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं देखने मिलता है, ये भी यहाँ पे हमें देखने मिलता है, ये भी कंटिन्यू है। सेक्रेटरी हमें नहीं देखने मिलते। फ्रेंचाइजी जो है ये बढ़ाई गई थी, बट आज सभी को अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई आज भी है। एफपीएससी के जगह यूपीएससी है। पीपीएससी के जगह एसपीएससी है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आज भी है। अगर कोई स्टेट्स 2-3 स्टेट्स मिलकर बनाना चाहे तो वो आज भी बना सकते, इसको आगे स्टडी करेंगे। फेडरल कोर्ट आज भी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। देखिए सब चीज़ें यहाँ से ली है। फेडरल लिस्ट आज भी है, बस उसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है। प्रोविंशियल लिस्ट आज भी है, उसको कौन सी लिस्ट कहा जाता है? यस, स्टेट लिस्ट, वेरी गुड। और कॉन्करेंट लिस्ट आज भी है ना। सो ये चीज़ें हमें देखने मिल रही है, सिर्फ नाम बदले हैं, बाकी ये चीज़ें हमने यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें। अब आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ 6 स्टेट्स के नाम लिखे हैं। 6 स्टेट्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। 6 स्टेट्स जहाँ पे 6 प्रोविंसेस जहाँ पे बायकैमरलिज्म लाया गया था, वो प्रोविंसेस के नाम है। पहले प्रोविंस है बंगाल, फिर आएगा बॉम्बे, उसके बाद हम कह सकते हैं मद्रास। ये 3 तो रहेंगे भाई, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इनके अलावा ये 3 तो याद आपको रहते ही। इनके अलावा याद रखने हैं, वो है बिहार, उसके अलावा असम, और आखिरी जो है वो है यूपी, जिसको यूपी यानी उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस। ये सब जगह पे यहाँ पे हमें देखने मिलता था बायकैमरलिज्म। ये चीज़ें मैं वैसे आपके इसमें ऐड कर दूंगा, आपके बुक में, आपके नोट्स में, ये 6 स्टेट्स के नाम, ठीक है। तो ये हमें यहाँ देखने मिलते हैं एक्ट। सो इसमें किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत समझने वाली कोई चीज़ें नहीं थी। इसमें सिर्फ फैक्ट्स है। बाकी जो पहले वाली चीज़ें आप समझ चुके हैं, डायरकी और ये सब वर्ड यहाँ यूज़ हुए हैं, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमें देखने मिलता है। रेसिडेंरी पावर है ये अपना वाइसरॉय के पास, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। हाँ यस, जैसे आज सेंटर के पास है, वैसे उस वक्त वाइसरॉय के पास थी, वैसे सेम सिस्टम, ठीक है। यानी रेसिडेंरी का ये भी आपको बता देते, देखो सभी लोगों को जिनको नहीं भी पता होगा, यहाँ इस लिस्ट में जो है प्रोविंशियल में है और कॉन्करेंट में, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखे। अब ऐसे कुछ सब्जेक्ट होंगे जिसपे काम करना है, बट वो कहीं भी लिखे नहीं है कि किसके अंडर आते हैं, तो वो किसके अंडर आएंगे, तो डायरेक्टली सेंटर के अंडर आएंगे। आज भी वही सिस्टम है और तब भी वही सिस्टम था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। तो आखिरी एक्ट की तरफ बढ़े, आप कहोगे तो बिल्कुल बढ़ेंगे। बढ़े क्या? लास्ट एक्ट की तरफ। यस यस, चलो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव यस आया है। और अब हम बढ़ने वाले हैं आखिरी एक्ट की तरफ आज का, जिसको कहा जाता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, और हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 में लाया गया था ना। माउंटबेटन प्लान भी यहाँ पे आया था। अब ब्रिटिश ने ये डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देंगे। 20 फरवरी 1947 की बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ये कहते हैं कि हम इंडिया को फ्री कर देंगे बाय जून 30 1948, और ये लोग भाग गए। उसके पहले ही कह रहे थे कि 30 जून को जाएंगे, और चले गए ये लोग। देखिए 15 अगस्त 1947 को, लगभग 1 साल पहले ही चले गए। क्यों चले गए पता है? इंडिया में बहुत राइट शुरू हो गए थे, इंडिया में दंगे शुरू हो गए थे। इतना डिवीजन इन्होंने कर दिया था हिंदू मुस्लिम्स में कि लोग यहाँ दंगे कर रहे थे, और ये दंगे संभालेगा कौन? आप ही संभालते बैठो भैया, हम तो भाग रहे हैं। इस सिचुएशन में हमको छोड़ के निकल लिए थे ये लोग। अगर देखा गया तो डिवाइड इन्होंने ही किया, और बाद में इन्होंने ही संभाले बिना भाग गए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन जो आते हैं ये, तो इस कारण 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्लियर कर देती है कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद बनाएगी। ये तो उन्होंने पहले ही बताया भी था कि वो खुद बनाएगी, और ये वो कहेंगे कि जब अप्लाई हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे जो एक्ट है आप उसे ख़त्म भी कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो कही गई है ये यहाँ पे देखते हैं। माउंटबेटन जो थे इस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे जब ये एक्ट आया था, 1947 का एक्ट। खुशी की लहर लेके आया था इंडियंस के बीच में ये एक्ट में साफ लिखा हुआ था कि ब्रिटिश का जो रूल है इंडिया में उसे खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता देता हूँ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 4
1947 को, और ये पास हुआ और इसको एसेंट मिला था 18 जुलाई को। देखिए कितने फास्ट पास हुआ था ये। 18 जुलाई 1947 को ये पास हो गया, और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। और उन्होंने ये कहा था कि ये एक्ट फोर्स में आएगा 15 अगस्त से। 15 अगस्त 1947 से ये एक्ट अप्लीकेबल इंडिया में हो जाएगा, यानी यहाँ जो भी चीज़ें लिखी है ये पूरी अप्लीकेबल होगी 15 अगस्त से। 15 अगस्त में ये क्या क्या अप्लीकेबल होना था? ब्रिटिश का रूल खत्म होने वाला था इंडिया में। आखिरकार हम इतने टाइम से जो लड़ाई लड़ रहे थे अपने आज़ादी के लिए, वो लड़ाई में हम जीतने वाले थे। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हो जाएगा। बट बहुत बुरी एक खबर आई थी, वो थी कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा। इंडिया का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया जाएगा। एक होगा इंडिया, एक डोमिनियन, और दूसरा डोमिनियन होगा पाकिस्तान। ऐसे 2 हिस्सों में इंडिया को बांट दिया जाएगा। बट इंडिया के 3 हिस्सों में बट गया था इंडिया। मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ तो 2 लिखा था, बट 2 कैसे? इंडिया, एक यहाँ पाकिस्तान और एक यहाँ पाकिस्तान। इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान। यस, हाँ, ये पाकिस्तान जो था इसे कहा जाता था वेस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान था, इसे कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया था। और पता है आपको, डोमिनेंस जो दिखा रहा था वेस्ट पाकिस्तान दिखा रहा था। वेस्ट पाकिस्तान कुछ चीज़ें ऐसा कर रहा था जो ईस्ट पाकिस्तान को एक्सेप्टेड नहीं थी। उसके अलावा इन दोनों में फिर ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प कीजिए, और वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने वॉर करने की बात कर दी ईस्ट पाकिस्तान की, और आर्मी तो इनके पास थी, इनके पास तो आर्मी नहीं रहेगी, तो इन्होंने इंडिया की हेल्प ली। और उस वक्त इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और यहाँ पे एक वॉर हुआ था जिसको इंडो पाक वॉर यहाँ पे शुरू हो गया था। यस, 1971 का इंडो पाक, जो आपने बॉर्डर मूवी में जो वॉर देखा होगा वही वॉर है ये इंडो पाक वॉर, जिसमें हमने ये लड़ाई जीती और हमने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराया, और आज़ाद करा के इसको एक देश बनाया जिसका नाम है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश यहाँ पे बनता है, और वेस्ट पाकिस्तान के सामने का डब्ल्यू वेस्ट निकल गया और ये पाकिस्तान बन गया। ये इसका नाम चेंज होकर बांग्लादेश हो गया, और ये इंडिया हो गया। तो बांग्लादेश की आज़ादी में जो इंडिया का रोल रहा है वो बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस तरह से, हाँ, बांग्लादेश में थे शेख मुजीबुर रहमान। यस, वो वहाँ पे बांग्लादेश में लीडर थे उस टाइम। यस, ये है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे पार्टीशन होगा इंडिया का, 2 डोमिनियन बनेंगे, बट 3 हिस्सों में बटेगा इंडिया। एबॉलिश कर दिया जाएगा वाइसरॉय का काउंसिल वाइसरॉय जो ये पोस्ट ही एबॉलिश कर दी जाएगी। पहले वाइसरॉय हुआ करते थे, अब ऑफिस वाइसरॉय का एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ब्रिटिश ही नहीं है तो वाइसरॉय क्यों रहेंगे? उसके अलावा दोनों को गवर्नर जनरल दिए जाएंगे। अब इंडिया में एक गवर्नर जनरल होंगे, पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होंगे, बट कौन गवर्नर जनरल बनेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आप अपने गवर्नर जनरल को खुद डिसाइड करेंगे कौन बनेगा। इंडिया ने ये कहा आप अपना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन था आपके पास, या फिर आप हमारा भी जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया ने कहा कि हम आपके कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही एक सक्सेसफुल डिसीजन था, आपको बताता हूँ, क्योंकि एक नया देश था। पूरे नए देश को संभालने के लिए पहली बार तो कुछ एक्सपीरियंस व्यक्ति लगेंगे जो पहले से संभाल रहे। तो इंडिया ने ये कहा कि हम माउंटबेटन को कंटिन्यू करेंगे हमारा वाइसरॉय करके। पाकिस्तान ने बोला कि हम अली जिन्ना को बनाएंगे। और हाँ, एक बार चेक कीजिएगा सबके फ़ोन म्यूट है क्या। सो पाकिस्तान ने बोला कि हम अली जिन्ना को बनाएंगे। अब पाकिस्तान का ये जो डिसीजन था, इसमें आज भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी एक पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान के नहीं देखने मिल रही। इंडिया ने स्टेबिलिटी लेने के लिए पहले किसी के अंडर काम किया, माउंटबेटन के अंडर, जाना कि कैसे चलाया जाता है, उसके बाद हमने अपने हाथ में लिया, है ना। तो ये चीज़ें हमने सक्सेसफुली की। बट पाकिस्तान ने जल्दबाजी में गवर्नर जनरल अपने पहले खुद के ही व्यक्ति अली जिन्ना को बना दिया, ये हम देख सकते हैं। सो इंडिया के गवर्नर जनरल करके माउंटबेटन कंटिन्यू किए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये पावर दिए गए थे कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे बताई थी, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक आप कौन से एक्ट पे चलोगे? हम तो चले जाएंगे कल। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अगर 1950 में बना, 1949 में बना, तो आप तब तक क्या करोगे? तो तब तक हमने जो पिछला एक्ट बनाया था 1935, उसके बेसिस पे आप अपना देश चलाओगे। जब आपका ये देश ये हो जाएगा, जब हम कहेंगे कि 1935 जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, उसके बाद 1935 के एक्ट को आप कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कीजिए, उसको बंद कराना है तो बंद करा दीजिए। आपके डिसीजन आप खुद ले सकते हो। एक हमने ऑफिस बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, उसको भी आज एबॉलिश कर दिया जाता है। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो लैप्स हो जाएगी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर की, और प्रिंसली स्टेट्स आज ब्रिटिश के अंडर नहीं रहेंगे। प्रिंसली स्टेट्स को फ्री कर दिया जाएगा अपने डिसीजन लेने के लिए। प्रिंसली स्टेट एक डिसीजन ले सकते हैं, पहला ये कि वो ज्वाइन करे इंडिया को या पाकिस्तान को, और दूसरा ये कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने, मैक्सिमम सभी पकड़ लीजिए, ज़्यादातर हम कह सकते हैं उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। कुछ 3 स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा था, जूनागढ़,
कश्मीर और तीसरा हैदराबाद। तो अभी ये सब जो है ये इंडिया में फिर से आ चुके हैं। तो आज एक और टास्क, अब जितने टास्क होते हैं उतने ही देखिए, बट एक और टास्क आपको दे रहा हूँ, कल देखा तो भी चलता है, बट आज ही कंप्लीट हो गया तो भी चलेगा, बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रिंसली स्टेट्स वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ऐसा कुछ तो भी वीडियो का नाम है। तो वो वीडियो आपको देखना है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगी कि प्रिंसली स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स गए और किस तरह से हमने सिचुएशंस को हैंडल किया था। किसी ने देखा है वो वीडियो? क्या नाम है उस वीडियो का, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका कुछ फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट या ऐसा कुछ तो भी नाम है, वो आपको देख के रखना है, ठीक है। सो ये होगा, यहाँ फ्रीडम मिल जाएगा, ये सब यहाँ डिसाइड किया गया। गवर्नेंस जो चलेगा वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन नहीं जाता। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। अब ये सब यहाँ पे चला और आखिरकार 15 अगस्त से ये हम आज़ाद होने वाले थे, उसके पहले ब्रिटिश मोनार्क जो है ये यहाँ पे वेटो था इनके पास, बिल। वेटो यानी क्या? किसी भी चीज़ को नहीं बोलने का अधिकार, उसको वेटो कहा जाता है। वेटो का जो पावर था ये भी यहाँ ख़त्म कर दिया गया। अब वेटो का पावर आपके प्रेसिडेंट जो उनके पास रहेगा या नहीं, ये वो आप डिसाइड करोगे, ये हम कह सकते हैं। उसके अलावा गवर्नर जनरल जो थे और प्रोविंशियल गवर्नर जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी नॉमिनल हेड बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल तो इंडिया में पोस्ट कंटिन्यू होने वाली थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आज गवर्नर जनरल की जगह हमने प्रेसिडेंट ये पोस्ट रखी है, प्रोविंशियल गवर्नर की जगह गवर्नर ही रखे हैं। ये दोनों नॉमिनल हेड हैं, ये आपको पता है, यानी पूरे काम जो चलते हैं एक रियल हेड होते हैं इनके साथ, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो करते हैं। और स्टेट में गवर्नर के साथ जो होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो करते हैं। ये आज का हमारा सिस्टम है। जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल था वो क्वीन के पास या फिर किंग के पास, वो सब यहाँ पे खत्म कर दिए गए वो टाइटल्स। अब आप एम्परर ऑफ इंडिया नहीं कहलाओगे। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट थी इसको डिसकंटिन्यू किया गया। सिविल सर्वेंट्स को टेंशन आ गया, क्योंकि अब तक सिविल सर्वेंट जो थे वो ब्रिटिश के कहने पे काम कर रहे थे, और इंडिया के जो लोग थे जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनको गुस्सा था उनके ऊपर। तो अब ये इनको टेंशन आ गया कि अब हमारा क्या होगा। तो ब्रिटिश ने ये भी लिखा कि जिनको हमने पहले अपॉइंट किया है उनको जो बेनिफिट्स अब तक हम दे रहे थे वो आपको देने पड़ेंगे। आपको लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए, हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, यानी अपॉइंटमेंट हम नहीं करेंगे। इंडिया ने फिर अपना खुद का अपॉइंटमेंट करने शुरू किए, यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, बट ब्रिटिश के अपॉइंटमेंट करने वाली बात यहाँ पे खत्म कर दी जाती है। ये चीज़ें यहाँ पे चली और आखिरी में एक स्पीच दी जवाहरलाल नेहरू ने, और हम कहेंगे उनकी जो स्पीच थी उसको ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ऐसा कहा जाता है। जो स्पीच में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कहते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लिप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। 15 तारीख को जब 12 बजेंगे घड़ी में रात के, जब पूरी दुनिया सोई होगी, तब इंडिया जागेगा एक नए लाइफ एंड फ्रीडम के साथ, एक नए जिंदगी के साथ और एक नए फ्रीडम के साथ। और आखिरकार 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए। ये चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो देखी वो ओवरलैप हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, क्योंकि ये टॉपिक शुरू करने के पहले ही मैंने बताया था कि ये टॉपिक कॉमन है फॉर मॉडर्न और फॉर पॉलिटी। तो ये पॉलिटी की शुरुआत थी। अब हम रियल पॉलिटी के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, हमें रुकना तो है नहीं। कोई डाउट? नॉमिनल यानी कैसा होता है कि दो हेड रहते हैं। नॉमिनल यानी सभी डिसीजन ये नहीं लेंगे, डिसीजन लेंगे ये किसी के एड एंड एडवाइस पे। तो सब कुछ काम आपके ही काम नाम पे किए जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट, जितने भी इंडिया के काम है वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही किए जाते हैं, बट आखिरकार डिसीजन जो होते हैं वो रियल हेड एक होते हैं इनके साथ, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो लेते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसीलिए ये नॉमिनल हेड है जो कि किसी के कहने पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बाय नेम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? हाँ, और भी आपको ये क्लियर होगा। और ये क्लियर कब होगा मैं बताता हूँ, जब हम ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ये पढ़ेंगे ना, तब और भी क्लियर होगा। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए बस। तो ये थोड़ा डिटेल में जब हम जाएंगे तो और क्लियर होगा। तो अगर आप बोलते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बता दीजिए, पहला टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे आए, चले आगे। यस, तो थैंक यू। आपके यस सुन के और भी ज़्यादा एनर्जी आ गई, जो कि हम आगे बढ़ने के लिए अलाउ कर रही है मुझे। अब सिर्फ आपको एक बार बताने हैं कि हमने जो अब तक एक्ट पढ़े, सिर्फ वो एक्ट के नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आगे जाके रिवाइज करने के लिए इजी होगा। सबसे पहले हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने 1781 का एक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने 84 का एक्ट पढ़ा, आफ्टर दैट 1786, उसके बाद हमने जो पढ़ा वो 1793, उसके बाद यस बोलिए 1813, आफ्टर दैट 33, यस 53,
फिर क्राउन रूल में, यस क्राउन रूल में आएंगे तो 1858, उसके बाद 1861, 92 वेरी गुड, 1909, 1919, 35, यस वेरी गुड। देखिए इतने एक्ट आपने पढ़े अच्छे से, इनको आज आपको रिवाइज करना है तो नोट्स